हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है मेरे भाई। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है सर, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, पूरी फुल डिटेल मैकेनिज्म जो भी हुआ, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, हर एक चीज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे पॉसिबल सॉल्व करने वाले हैं। मतलब थोड़ा वीडियोस बड़ी हैं तो बेचैन ना होना, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने लिया है, कुछ क्वेश्चन लिया है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश करते हैं फटाफट होने के लिए। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सर वाकई में ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है आपको मैं बता दूं। कोई भी रिएक्शन जब होगा तो उसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं मेरे भाई? एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ये है और एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये है। एक हाइड्रोजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यस सर। ब्रोमीन एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। दैट मींस दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइडिंग करेंगे, आपस में टकराएंगे, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। दैट मींस इसका मेरे भाई मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया। समझ में? कितना सिंपल है सर मॉलिक्यूलरिटी बताना यार, कितना सिंपल है। बस मॉलिक्यूल देखो, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल देखो और बता दो, रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल देखो और बता दो किसके साथ इसकी मॉलिक्यूलरिटी इतनी होनी है। बता लोगे कि नहीं भाई? बता लोगे ना। बहुत सिंपल सी बात है। ये देखो मैं डिफिनेशन दिखाता हूं। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, पढ़ रहे हो ना, मेरे साथ पढ़ो कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच रिएक्ट साइमल्टेनियसली। समझ में आ रहा है? जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे एक दूसरे से क्या करेंगे? रिएक्शन करके मेरे भाई वो बदल जाते हैं प्रोडक्ट में, अपने आप को बदल देते हैं प्रोडक्ट में। लेकिन इससे प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी में प्रोडक्ट से क्या लेना देना भाई मेरे भाई? रिएक्टेंट से मतलब है कि रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल हैं वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। H2+Br2 हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल, तो मेरे भाई इसकी मॉलिक्यूलरिटी विल बी 2। समझ में आ रहा है? जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा सर क्या उतना ही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है, यस। लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन चलता है, एक टर्म एंड कंडीशन चलता है मेरे भाई। बात को समझाता हूं। वो रिएक्शन एलिमेंट्री होना चाहिए। वो रिएक्शन अगर एलिमेंट्री है तब उसका मॉलिक्यूलरिटी मेरे भाई बताना। अगर वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है ना तो नहीं बताऊंगे। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का देखा मैंने। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सर क्या होता है पहले ये बताओ। देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जो 2-3 एलिमेंट्री रिएक्शन से होता हो। अब सर ये क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है ऐसे समझ लो पहले। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच अकर इन 2 or 3 और मोर देन 2 स्टेप। ऐसे समझ लो, इजीली बोल दो। मोर देन 1 स्टेप, मोर देन 2 स्टेप में जो रिएक्शन होता हो उसको अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो ओनली 1 स्टेप का रिएक्शन होता है उसको एलिमेंट्री बोलते हैं। अब समझ में आ रहा है? पहले डिफिनेशन देखो, व्हाट इज एलिमेंट्री एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स। बहुत बार मेरे मुंह से सुनोगे सर एलिमेंट्री बहुत बार सुनोगे। देखो बेटा ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, देखो बेटा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, बेटा देखो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। सुन लिए कि नहीं एक बार? तो एलिमेंट्री रिएक्शन सुनना तो आज के बाद पूछना ना सर व्हाट इज एलिमेंट्री एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स। मैं बता देता हूं। एलिमेंट्री रिएक्शन, दीज आर द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इन, मैंने बताया था भाई, जस्ट बस लैंग्वेज दिखा रहा हूं, व्हिच टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। बात खत्म हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? इट इज द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इन 1 स्टेप। वाह सर वाह, मौज कर दी आपने। दीज आर द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही हो जाए, ये रिएक्शन सिंगल एक ही स्टेप में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बना दिया। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बनाना एक सिंगल स्टेप में बना दिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। दैट मींस इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेटा। तो दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन बिकॉज इट अकर्स ओनली इन 1 स्टेप। समझ गए सर? आपने क्या बताया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में? फिर देख लो मेरे भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दीज आर द रिएक्शंस which take place in, कितनी अच्छी लाइन है ना, which take place in more than 1 step। क्या बात कहा सर आपने। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो एक से ज्यादा स्टेप में हो, which take place more than 1 step, more than 1 step, more than 1 step। एक स्टेप का हुआ तो मेरे भाई एलिमेंट्री, एक से ज्यादा 2 ही स्टेप क्यों ना हो, 3 ही, 2 से मतलब एक से ज्यादा 2 ही तो होगा, तो 2 स्टेप वाला भी कॉम्प्लेक्स में ही जाएगा। सर एक बात बताओ, जब वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तो जो उसका ऑर्डर होगा और मॉलिक्यूलरिटी होगा क्या सेम रहेगा? यस सेम रहेगा।
अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये मेरे भाई एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 होगा। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तो ऑर्डर 2, अगर ऑर्डर 2 तो मॉलिक्यूलैरिटी 2। समझ में आ रहा है? 2 मतलब ये 2 वाली नहीं भाई, चलो 3 कर दूं, तो कहोगे सर 2 ये मांग रहे हैं क्या सर, ऑर्डर मांग रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मान लो मॉलिक्यूलैरिटी 1 है तो ऑर्डर भी 1 होगा, ठीक है। 2 है तो 2 होगा, ऑर्डर भी 2, मॉलिक्यूलैरिटी भी 2। अगर वो रिएक्शन एलिमेंट्री है तो एक बात समझ लो कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन बोथ ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी बोथ आर सेम। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर इक्वल। समझ में आया? यहां पे देखो ऑर्डर, देखो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर इक्वल। अगर किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो रहा है तो उसका ऑर्डर भी 1 होगा। अगर किसी एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तो उसका ऑर्डर भी 2 है। उसका ऑर्डर 2 तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी, मतलब दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन 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 जरा ध्यान दो, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है मेरे भाई तो आप उसका मॉलिक्यूलैरिटी कैसे बताओगे? आप क्या करोगे, उसकी पहले मैकेनिज्म करोगे। दैट मींस मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह नहीं यहां मैकेनिज्म करना है। इसका मैकेनिज्म में क्या होगा कि वो कितने स्टेप में उसको डिटरमाइन, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने स्टेप में बना होगा, पूरा स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप। जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा ना वही उसी से आप डिटरमाइन कर लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता होगा कि सर दोज रिएक्शन विच अकर इन 2 और मोर, वन तो होगा नहीं, मोर देन 2 स्टेप बोलो, ठीक है। मोर देन 1 स्टेप बोल दो, बात समझ में आ जाएगी। मोर देन 1 स्टेप में जो रिएक्शन होता था उसको अपन बोलते थे कॉम्प्लेक्स। सर 2 स्टेप अगर हो गया तो एक मान लो फास्ट है और एक स्टेप स्लो है, तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है ना, जो स्लोवेस्ट स्टेप है ना उसी को मान लेना, उसी से निकलेगा आपका, उसी से निकलेगा क्या, देखो मैंने लिखा है स्लोवेस्ट स्टेप विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन। कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का? तो स्लोएस्ट होता है और एक फास्ट होता है। तो स्लो स्टेप जो होगा, स्लो स्टेप जो होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। समझ में आ रहा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन कौन है? स्लोवेस्ट स्टेप है। तो कॉम्प्लेक्स हो तो बेचैन ना होना, एलिमेंट्री हो तो भी बेचैन ना होना। एक पूरा एक ओवरव्यू ले लो कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में मतलब उनका टकराना हो रहा है, आपस में रिएक्शन हो रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बोली जाती है। अगर 2 लोग हैं तो 2 मॉलिक्यूलैरिटी। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलैरिटी बहुत इजी बता सकते हो ना, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी कितने आपस में, लेकिन बता तभी पाओगे कि वो रिएक्शन अगर एलिमेंट्री है। अगर एलिमेंट्री है तो उसका एलिमेंट्री मतलब दोज रिएक्शन विच अकर इन सिंगल स्टेप। बार बार नहीं बोलना, अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी और भी स्लाइड लगानी है। एक बार रीड कर लो, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा लेक्चर नहीं समझ में आया, कौन सा स्लाइड नहीं आया, मैं समझा दूंगा फिर से, ठीक है। इसको नोट करो, सेकंड स्लाइड विल बी आपके सामने। मैंने स्लाइड नंबर 2 लगाया। बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे अपन। क्या करने वाले हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। सर ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में आप क्या बताने वाले हो? देखो सिंपल सी बात, जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं ना उनको ओवरऑल मिला के अगर एक फाइनली रिएक्शन लिखते हैं तो वो स्टेप जो होता है अपन उसको मैकेनिज्म के नाम से बताएंगे। जैसे फिर से समझो कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है। एक कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, उसमें 2-3 एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगे कि नहीं? ओवरऑल जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं मेरे भाई वही तो मैकेनिज्म कर रहा हूं मैं उसको। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को मैं एलिमेंट्री रिएक्शन में एक्सप्रेस कर रहा हूं ब्रेक डाउन कर करके। ऐसे डिफिनेशन पहले समझो, समझ में आ जाएगा। अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, मेरे भाई एलिमेंट्री रिएक्शन की सीरीज होगी विच अकाउंट फॉर ऑल ओवरऑल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो 2N2O5 से, मेरे भाई ध्यान से समझना, 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2 बना। मेरे भाई ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अपन इसके एलिमेंट्री अगर लिखना चाहें तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में क्या होगा? N2O5 एक स्लोवेस्ट स्टेप, स्लो स्टेप करके NO2 प्लस NO3 बना देगा। देन आफ्टर एक और मॉलिक्यूल मेरे भाई इसमें, तो N2O5 का मैं अगर नाइट्रेट NO3 से करा दूं और ये फास्ट होगा जिसमें 3NO2 बन गया एंड O2 बन गया। बात को समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं।
एक कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फर्दर 2 स्टेप 3 स्टेप का रिएक्शन होता है। ओवरऑल जितने ये रिएक्शन के स्टेप होते हैं इसको ही तो मैकेनिज्म बोलते हैं, यही तो मैकेनिज्म है। ओवरऑल अगर इन दोनों को सम किया जाए तो ये N2O5 N2O5 मेरे भाई 2N2O5 हो जाएगा, NO3 गायब हो जाएगा, ठीक है। NO2 और ये 3NO2 मिलके अपन का 4NO2 हो जाएगा और ये O2 हो गया। समझ में आ रहा है? ये रिएक्शन इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दैट मींस कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को आप लिख सकते हैं अगर उसके एलिमेंट्री रिएक्शन को लिखा जा सके। एलिमेंट्री रिएक्शन के सम को हम लोग बोल सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है। दैट मींस सम क्या बोलना, ओवरऑल रिएक्शन देखना है, ओवरऑल रिएक्शन देखने हैं, सभी एलिमेंट्री रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन होगा। तो समझ में आ रहा है जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन वो सारे के सारे अपन मैकेनिज्म में बोल देंगे कि बेटा इसका ये सब मैकेनिज्म हमने किया। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिफिकल्ट टॉपिक तो है नहीं जिसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। ऐसे इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। किसको मैकेनिज्म बोलते हैं अपन? ये सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन एक ये भी है, एलिमेंट्री रिएक्शन ये भी है, ये और एलिमेंट्री तो ये भी और ये भी, तो एलिमेंट्री रिएक्शन का ये दोनों सीरीज हो गया कि नहीं? तो एलिमेंट्री रिएक्शन का एक सीरीज होगा जिसमें मेरे भाई ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं। ये सीरीज जो है ओवरऑल रिएक्शन के लिए अपन लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है। अगर इसको हम लोग देखें तो इसका ओवरऑल प्रोडक्ट ये निकल के आएगा, दैट मींस ये इससे इक्वल हो गया, तो ये मैकेनिज्म हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है ये इस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, बट ये आईएमपी पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। मैं यहां पे लिख दिया आईएमपी पॉइंट है। आईएमपी पॉइंट नंबर 1 देखना। आईएमपी पॉइंट नंबर 1 देखो कि अगर रिएक्शन कोई एलिमेंट्री है, बात को समझना, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों क्या होगा? सेम होगा। ये आप अपने माइंड में सेट करो कि अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप है, अगर कोई रिएक्शन 1 स्टेप वाला है, तो जितना उसका मॉलिक्यूलरिटी उतना उसका ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है। द यूनिट ऑफ सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, आपको पता है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक जगह मैंने अभी पिछले वाले लेक्चर में सीडो फर्स्ट डाल दिया था रिएक्शन, उसमें हेडिंग बना लेना सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया? पिछले वाले लेक्चर में एक जगह मैंने कर दिया सीडो फर्स्ट रिएक्शन कर दिया, बीच में ऑर्डर डाल देना, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा वो, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? चलो उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि जो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलो या सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है सर? तो इसकी यूनिट बराबर होती है सेकंड ऑर्डर के। जो भी यूनिट सेकंड ऑर्डर की होगी मेरे भाई, वही यूनिट सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी होती है। तो जरा ये मुझे कोई बताएगा सेकंड ऑर्डर की यूनिट क्या होती है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग ने वीडियो पिछला देखा है कि नहीं देखा है। समझ में आया? तो जो भी जिस बच्चे को इसकी यूनिट पता होगा उसी को तो पता हो चलेगा कि सीडो यूनिमॉलिक्यूलर की रिएक्शन का यूनिट क्या होगा। समझ में आ रहा है? वैसे मैंने बताया पिछले लेक्चर में, आप जाके एक बार देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सबकी यूनिट और इवन मैंने यूनिट निकालने का फॉर्मूला भी आपको दिया था कि कैसे निकालते हैं। समझ में आया? चलो अभी फिलहाल बात करते हैं हम लोग 4th पॉइंट पे। सर डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अगर देखो ये पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 है, KClO3 होता है पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? KClO3 होता है पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला। तो मैंने क्या लिया, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जो पोटेशियम क्लोरेट का यहां पे जो डिसोसिएशन है ये 4th ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर का है ये? 4th ऑर्डर। कभी कभी पूछ लिया गया कि बेटा बताओ 4th ऑर्डर, क्योंकि मैंने 3rd तक बताया था, मुझे बेचैनी हो रही थी, मैं सोच रहा था कोई 4th ऑर्डर का भी बता दिया जाए, ठीक है। तो मैं ये बताने के लिए आपके पास आया हूं कि 4th ऑर्डर रिएक्शंस का अगर कोई एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देना कि पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन जो होता है मेरे भाई, और देखो यहां पे KClO4 एंड KCl विल बी बन जाएगा, ठीक है। इसका डिकम्पोजिशन जो होता है ना, यही 4th ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। समझ में आएगा? चलो लास्ट पॉइंट क्या है सर? सीडो यूनिमॉलिक्यूलर आपने बताया था, अब आप बोल रहे हो सीडो बाइमॉलिक्यूलर
रिएक्शन। सीडो बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन की खास बात क्या है? सीडो बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन की खास बात क्या है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी बड़ी या बराबर होगी 3 के, इक्वल और ग्रेटर देन 3 के बराबर होती है। कभी कभी आपसे अगर पूछा जाए सीडो बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, तो मेरे भाई बता देना कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगी एंड ऑर्डर विल बी 2 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये बात हो गई यहां तक की, ठीक है। अभी मैं एक स्लाइड और आपके सामने लगाता हूं, एक स्लाइड और आपके सामने लगाता हूं, मजा आएगा, ठीक है। अब इसके ये जो था ना, ये इंपॉर्टेंट टर्म था आपको माइंड में रखने के लिए। एक मैं आपको डिफरेंस पढ़ा देता हूं, मॉलिक्यूलरिटी ऑन ऑर्डर में क्या होगा, क्योंकि जगह जगह बार बार आ रहा है सर ये ऑर्डर, ये मॉलिक्यूलरिटी, तो कुछ डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर? प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने नेक्स्ट स्लाइड लगाया। बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मेरे भाई आपके सामने मैंने लगाया। सबसे पहली बात, ये मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सर आपने अलग अलग करके पढ़ा। एक लेक्चर में पूरा मॉलिक्यूलरिटी के नाम से चला, एक लेक्चर पूरा ऑर्डर के नाम से चला, लेकिन सर दोनों में वाकई में डिफरेंस क्या है ये नहीं बताया आपने। डिफरेंस की क्लास मैंने रख दिया यहां पे कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में तो पूछा भी जा चुका है कि मेरे भाई मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। कोई भी रिएक्शन होता है मेरे भाई, ए प्लस बी से मान लीजिए कुछ बना, तो एक ए है एक बी है, तो ए और बी दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, तो जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वही भाई मेरे क्या होते हैं, मॉलिक्यूलरिटी होते हैं। तो समझ में आ रहा है। लेकिन ऑर्डर क्या होता था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट लॉ इक्वेशन में जो उसके एक्सपोनेंट रहते थे उसके सम को अपन ऑर्डर बोलते हैं। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा होगा कि देखो फिर से मैं यहां पे एक दिखाना चाहता हूं आपको लाइन के अकॉर्डिंग। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट विथ ईच अदर साइमल्टेनियसली टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। कहने का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के नंबर को अपन मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, कि कितने नंबर में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। A प्लस बी है तो मेरे भाई एक A है एक B है, मतलब H2 प्लस Br2 ले लो। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल एक है, वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया, 2 मॉलिक्यूल, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन का, दैट मींस मॉलिक्यूलरिटी विल बी 2। समझ में आया? कितनी मॉलिक्यूलरिटी? 2। सिंपल सी बात है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ही देखना है अपन को मॉलिक्यूलरिटी बताते वक्त। समझ में आ रहा है? एक बार रीड करो अपने मन में कि इट इज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होती है, ठीक है, जो आपस में जितने लोग भी रहते हैं आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, रिएक्टेंट से मतलब है, ठीक है। इसमें भी सर आपने बताया कि जो रेट लॉ इक्वेशन था उसका कुछ एक्सपोनेंट था कि नहीं। रेट लॉ इक्वेशन में कुछ पावर लगे थे, उस पावर के सम को ही तो बोलते हैं ऑर्डर। इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट। देखो मेरे भाई, व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर जो होता है वो सम होता है एक्सपोनेंट का विच कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड। दैट मींस ऐसे नहीं, याद आ रहा है कि नहीं आपको? देखो मैं लिख देता हूं, यहां पे देखो लिख रहा हूं, R इज इक्वल टू, लाइन मिटा लो, और यहां देखो R इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर, यहां पे मैंने बीटा लगा दिया। ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, तो मैं बोल सकता हूं ऑर्डर इक्वल टू अल्फा, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, यही ना बोलेंगे। जो उसका एक्सपोनेंट है, जो रेट लॉ इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट थे उनके सम को अपन ऑर्डर बोलते हैं। एंड मॉलिक्यूलरिटी किसको बोलते हैं मेरे भाई? H2 प्लस Br2 से 2 मॉलिक्यूल HBr का बन गया, दैट मींस एक मॉलिक्यूल ऑफ H हाइड्रोजन एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ Br2, दैट मींस ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल। दोनों आपस में एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, दैट मींस मॉलिक्यूलरिटी विल बी 2। यहां पर सिंपली लिख लो M इज इक्वल टू 2, दैट मींस मॉलिक्यूलरिटी 2। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितने उतना, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन होना चाहिए। इसकी डिटेल और भी चाहिए तो एक मॉलिक्यूलरिटी का स्टार्टिंग वाला थोड़ा देखोगे तो मौज करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये डिफिनीशन का जो टर्म है इसको मैंने फुल्ली डिटेल लेक्चर्स में बताया। इसका डिटेल इसके लेक्चर में मिल जाएगा, इसका डिटेल इसके लेक्चर में मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। बट वहां से मैं कुछ डिफरेंस करना आपको, लेक्चर आप लोग देखे हो मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर का, अगर आप लेक्चर देखे हो तो बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा क्या मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, अगर नहीं आया होगा तो फिर दूसरे लेक्चर में पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा। इट कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शनल, कभी भी मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी मॉलिक्यूलरिटी जीरो या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, समझ रहे हो?
क्या ये बताओ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कभी जीरो हो सकता है क्या? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोई जीरो हो जाएगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा। और फ्रैक्शनल भी नहीं होता, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो और फ्रैक्शनल नहीं होती। आखिर कोई कोलाइडिंग, कोई आपस में रहना भी तो चाहिए रिएक्ट करने के लिए। तो जो अगर एक भी है तो मॉलिक्यूलरिटी एक हो ही गई, लेकिन कोई रहेगा नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा कहां से भाई? रिएक्शन है तो रिएक्टेंट होगा ही, रिएक्शन है तो रिएक्टेंट होगा ही, और रिएक्टेंट है तो मॉलिक्यूलरिटी होगी जरूर, ठीक है। चलो, कभी भी जीरो और फ्रैक्शनल नहीं होती। लेकिन मेरे भाई ऑर्डर की खास बात है कि जीरो भी होता है और फ्रैक्शनल भी होता है। मैंने दोनों को फुल्ली डिटेल पढ़ाया है, फुल्ली डिटेल पढ़ाया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मैंने पढ़ाया। फ्रैक्शनल ऑर्डर क्या होता है, समझ में आ रहा है सबकी? फ्रैक्शनल ऑर्डर की भी यूनिट निकालना मैंने सिखाया आपको, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑर्डर का भी आपको यूनिट निकालना सिखाया गया है, आप बेचैन ना होना, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑर्डर भी निकाल सकते हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी टफ की चीज नहीं है। जैसे मैंने बोला था आपसे, मैंने एक चीज बोला था आपसे कि देखो कंसंट्रेशन, यहां पे देख लो, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता था, यस सर। 1 माइनस एन होता था, यस सर। कंसंट्रेटेड के जगह मैं लिखता था मोल लीटर इनवर्स अपॉन क्या ले लो, सेकंड इनवर्स ही कर लो, ठीक है। यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ऐसा होता था। लेकिन अगर ये अभी मोल की इसकी पावर चल रही है वो सेकंड मोल पर लीटर जो ये था ना, इसकी पावर 1 माइनस एन चल रही है। अगर 1 माइनस एन चल रही है, थोड़ा बड़ा लिख दूं क्या, जगह स्पेस की कमी हो रही को, एक सेकेंड, जस्ट टू वेट। यहां पे मैं स्पेस बना दूं, ये देखो स्पेस बनाता हूं मैं, अभी देखो, ये देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन अपॉन टाइम, ठीक है सर, आपने लिख दिया। अगर मैं इसको चाहूं तो ये भी तो लिख सकता हूं मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन अपॉन सेकेंड कर सकता हूं, यस। अब मैं इसको ये भी कर सकता हूं। अब एन की वैल्यू आपको जो पता चल जाए, अगर एन की वैल्यू 1 पता है तो 1 रखो, 2 पता है तो 2, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हो, यूनिट बनती रहेगी। मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस एन, एन मतलब ऑर्डर होता है, एन मतलब ऑर्डर। अगर आपके पास 3/2 है, एन की जगह पे ऑर्डर किसी का 3/2 है, तो एन की जगह पे रखो ना 3/2। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अभी इसी स्लाइड में, इसके बाद जो एक स्लाइड लगेगी उसमें क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बेचैन ना हो। लेकिन एन की जगह पे 3/2 रख लो, 1 माइनस 3/2 कर लेना, जो भी आएगा उसको इसके अंदर डाल देना, मोल की पावर लगा देना, लीटर की पावर उसी को लगा देना, ठीक है। सेकंड नीचे से ऊपर चले जाएंगे, सेकंड इनवर्स बन जाएगा। थोड़ा सा माइंड अपना फ्री करो, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो बेचैन ना हो। अभी मैं न्यूमेरिकल लगाता हूं, अभी सॉल्व करता हूं, इस स्लाइड को खत्म होने दो, ठीक है। चलो सर, आपने यही बोला ना कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो और फ्रैक्शनल नहीं होती है, यही ना बोला। लेकिन आप ये भी बोले कि ऑर्डर जीरो और फ्रैक्शनल हो सकता है, इसकी डिटेल चर्चा हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट बात देखते हैं कि इट कैन बी कैलकुलेटेड। आप मॉलिक्यूलरिटी चाहेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड, बट ऑर्डर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ऑर्डर कैन नॉट बी calculated, ठीक है। ऑर्डर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट कैन ओनली डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। क्या बोला सर आपने? आप मॉलिक्यूलरिटी को निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप ऑर्डर को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ओनली इसको डिटरमाइन कर पाएंगे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। समझ में आया? वेरी गुड। इट डज नॉट, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी चेंज नहीं होती टेम्परेचर प्रेशर पे। इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने से मॉलिक्यूलरिटी चेंज नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया तो मॉलिक्यूलरिटी भी चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं होना। तो उसी को बोलेंगे अपन, इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर आप चेंज भी कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी विल बी नॉट चेंज, बट ऑर्डर विल बी चेंज। ऑर्डर में भी चेंज टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ साथ। अगर आप टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करते हो तो ऑर्डर में भी चेंज। समझ में आया? इट मे चेंज विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आ रहा है? एक बार इसको रीड करो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपने पिछला लेक्चर से कुछ मिस किया होगा। मैं इस अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं कि मैंने कुछ चीजें पीछे पढ़ा रखा है, उस वजह से उस वे में पढ़ा रहा हूं। अब वही चीजें बार बार बोलूंगा, यहां पे यूनिट वगैरह निकालना बार बार बोलूंगा तो हर वीडियो बड़ी बड़ी होती जाए, कोई मतलब नहीं। आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो तो 101% आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट कोई यहां पे आए तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज
प्लीज प्लीज आप चले जाएं पीछे वाले लेक्चर में, देख के आओ, मजा आएगा, ठीक है? कोई शिकायत नहीं आपको मिलेगी बोलने के लिए। चलो इसको नोट करो, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूंगा। सबसे पहली बात कि आप एक बार वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार अपने से अटेम्प्ट करें। अगर एक बार गलत या सही जो भी अटेम्प्ट करके रखें, फिर मैं सॉल्व करता हूं, तो आप देखना कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। एक बार इसको वीडियो पॉज करो, पॉज कर लिया, एक बार सॉल्व करो, ठीक है? कर लिया होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं अभी 5 मिनट खड़ा रहूं यहां पे। समझ में आ रहा है? मैं सपोज कर लिया कि आपने कर लिया, अब मैं बात करता हूं कि क्या आपने सही किया कि गलत किया। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द रेट लॉ। मेरे भाई रेट लॉ लिखने के लिए बोल रहा है, रेट लॉ इक्वेशन बोल रहा है, कह रहा है कि रेट लॉ इक्वेशन लिखिए। आपको एक रिएक्शन दिया गया, ये रहा 2a प्लस बी से c बना, एक आपके पास रिएक्शन है, इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखना है आपको, और ऑर्डर भी बता रखा है कि बेटा इसका ऑर्डर 0 है, ऑर्डर भी दे रखा है। अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन तो बोल नहीं रहा है कि जितना उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर बन जाएगा। यहां पे 2 है तो पावर में एक्सपोनेंट 2 कर दोगे। वो लॉ ऑफ मास एक्शन वो इक्विलिब्रियम में चलता है, ठीक है? यहां पे खुद बोल रहा है कि एक इक्वेशन है 2a प्लस बी से c बन गया, राइट, और इसका ऑर्डर दे रखा है 0, और उसको रेट लॉ इक्वेशन लिख के दिखाओ। मेरे भाई मैं बात करूं, अगर इसका आंसर का ऐसे लिखेंगे हम लोग, रेट इज इक्वल टू के लगेगा ही मेरे भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, और 0 ऑर्डर होने की वजह से यहां पे भी 0 लगाएंगे, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी 0 यहां पे भी लगा देना, क्योंकि यही तो होगा। इसका आंसर मेरे भाई ये हो गया फर्स्ट का आंसर। रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन बी, एंड उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में और में नॉट इक्वल टू देयर पावर। समझ में आ रहा है? मतलब पावर क्या, एक्सपोनेंट, जो भी आप उसको बोलना चाहे आप अपने लैंग्वेज में बोल देना। दैट मींस ये 2 है तो 2 ना लगा देना, वो लॉ ऑफ मास एक्शन ना है, ठीक है? समझ में आ गया? फर्स्ट आंसर क्लियर। कितने लोग का राइट है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मैंने ये सही किया। अच्छा, अगर अभी भी नहीं किया तो 3 क्वेश्चन करो, अगर अभी भी नहीं किया तो 3 क्वेश्चन ट्राई करो मेरे भाई, 3 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर चेक करो। हो गया? वेरी गुड। चलो सेकंड क्वेश्चन मैं रीड करता हूं मेरे भाई, सेकंड रीड करता हूं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? क्या बोल रहा है मेरे भाई? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहा है, बोल रहा है कि जिसका रेट कांस्टेंट, दैट मींस के, रेट कांस्टेंट मींस के हैज यूनिट, उसका यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। मतलब समझो, मैं घुमा के बोल रहा है, मैं सीधा बताता हूं। ऐसा कौन सा रेट कांस्टेंट, ऐसा कौन सा ऑर्डर में आपको पढ़ाया था, ऐसा कौन सा ऑर्डर में आपको पढ़ाया था जिसकी यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट बराबर होगी रेट ऑफ रिएक्शन के? तो मैंने याद करो, मुझे याद करो कि मैंने बोला था 0 ऑर्डर ना, 0 ऑर्डर मेरे भाई, इसका आंसर क्या है? 0 ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, 0 ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मेरे भाई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है ना? समझ में आ रहा है? वही रेट ऑफ रिएक्शन की भी यूनिट यही होती है। रेट ROR की भी यूनिट यही होती है, एंड 0 ऑर्डर के लिए 0 ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो भी यही होता है। तो वही तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्डर का यूनिट जो है रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो 0 ऑर्डर इसका आंसर विल बी हो जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, बहुत इजी था ना मेरे भाई? एक बार थर्ड एंड फोर्थ आप ट्राई करो, कोशिश करो थर्ड एंड फोर्थ बनाने की, मजा आ जाएगा अगर थर्ड फोर्थ आप कर लेते हो तो। चलो बना लिया, वेरी गुड। देखो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसका देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और उसकी रेट कांस्टेंट दे रखा है मेरे भाई, कितना रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दे रखा है ना? चलो क्या करना है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अच्छा सर ये बताओ कि सिर्फ के दिया है, के की वैल्यू देके रेट कांस्टेंट से हम कैसे ऑर्डर बताएंगे? ये बताया नहीं आपने भाई, बताया था आपने ध्यान नहीं दिया था। सुनो, रेट कांस्टेंट से भी आप लोग चाहेंगे तो ऑर्डर बता सकते हैं। आप उसकी यूनिट देखो ना, यूनिट देखो अकॉर्डिंग टू इसके, मतलब यूनिट के लॉग अगर हम लोग बात करें कि इसका यूनिट क्या है ये बताओ। रेट कांस्टेंट के यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, रेट कांस्टेंट के यूनिट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसका यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना? तो तुम अपने माइंड को थोड़ा दौड़ाओ कि अभी जस्ट मैंने पढ़ाया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है? 0 ऑर्डर की। बात मेरे भाई खत्म, आंसर ले लो 0 ऑर्डर। वाह सर मौज कर दी आपने, 0 ऑर्डर रिएक्शन। अरे सर कैसे पहचाना, एक बार बताया नहीं आपने? ये देखो ना मेरे भाई,
K का वैल्यू दिया था 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसकी यूनिट कितनी है? रेट कांस्टेंट की यूनिट कितनी है? रेट कांस्टेंट की यूनिट कितनी है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और ये यूनिट इक्वल किसके है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो मेरे भाई जीरो ऑर्डर ही होगा ना। यूनिट से आप बता सकते हो कि कौन सा ये ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर का ये रिएक्शन है। आप सिर्फ यूनिट देख के बता, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखो और इजीली बता दो कि मेरे भाई फर्स्ट है, सेकंड है, जीरो, जो भी ऑर्डर होगा ना आप बता लोगे सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के। तो ऐसे ऐसे टर्म्स मैं करा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे भाई जीरो ऑर्डर हो जाएगा। चलो, व्हाट इज द यूनिट? फिर से यूनिट पूछ रहा है। इस बार रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, इस बार रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया है, ये दिया है ना रेट लॉ दिया है आपको, ठीक है। चलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन whose rate law is given? अच्छा, रेट लॉ दे रखा है, रेट इज इक्वल टू 3, देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसका पावर यहां पे मेरे भाई 3/2 है, कंसंट्रेशन ऑफ बी उसकी पावर -1 है। तो सर इसकी यूनिट क्या होगी? मेरे भाई याद करो वो दिन जिस दिन आपको बताया गया था कि अगर आपको यूनिट बताना है तो आपको, देखो मेरी बात को समझो, मैं पहले तो ऑर्डर पता होगा तभी तो बता पाओगे। यहां पे लिखता हूं मैं ऑर्डर, यस सर, ऑर्डर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस 3/2 और प्लस फिर ब्रैकेट में -1, तो मैं डायरेक्ट -1 ही लिख देता हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। 2 1 2 और 3 -2 करेंगे मेरे भाई तो 1/2 आ जाएगा। इसका ऑर्डर मेरे भाई हाफ आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/2 इसका ऑर्डर आ रहा है। चलिए सर, ऑर्डर तो पता चल गया, लेकिन इस बेटे ने नहीं, इस क्वेश्चन ने ऑर्डर तो पूछा नहीं था। इसने हमसे पूछा है, ऑर्डर नहीं ना पूछा है, नहीं, यूनिट पूछा है। तो यूनिट के लिए हमें पता, मैंने एक बात बताया था आपको कि यूनिट अगर आपको निकालने की इच्छा है ना तो बेचैन क्यों होते हो? यहां लिखो कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन की पावर मैंने 1 - n सिखाया था आपको, याद आ रहा है वो दिन जिस दिन बताया गया था? ठीक है, नहीं याद आ रहा। इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं? कंसंट्रेशन को मोल लीटर इनवर्स राइट अपॉन टाइम को लिख सकता हूं मैं सेकंड, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता मेरे भाई? बताओ ना, ठीक है। 1 - n है तो 1 - n की वैल्यू मैंने आपको, ऑर्डर, n मींस ऑर्डर होता है, इसमें n क्या होता है? ऑर्डर, और ऑर्डर मेरे भाई 1/2 पता है, तो रखो ना 1/2। 1 - 1/2 कितना आएगा? 1 - 1/2 भी तो हाफ हो जाएगा, 2 1 2 2 - 1 1/2, ठीक है। 1/2 ही तो आएगा, इसको सॉल्व करोगे 1/2 आएगा, इसको भी सॉल्व कर रहे थे तो 1/2 ही आ रहा था, ठीक है। चलो, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं? 1/2 हो सकता है, तो मैं इसको इरेज करके डायरेक्ट 1/2 लिख देता हूं। फिर मैं अगला स्टेप बढ़ाने की, इसको एक बार तुम करके फिर आगे लिखना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसको मैं इरेज करके लिख सकता हूं 1/2, ठीक है। कैसे आया पता भी चल गया होगा तुम्हें, क्योंकि 1 - n किया मैंने। 1 - ½ करोगे तो 1/2 आएगा, मतलब 1/2 क्या बोलना है, हाफ ही बोलो डायरेक्ट। इसको हाफ को इसमें डालूंगा मैं तो मोल पे हाफ हो जाएगा कि नहीं होगा? मोल पे हाफ, यस सर, मोल पे हाफ हो गया। इसके बाद ये मोल इनवर्स था, लीटर इनवर्स था ना, तो लीटर इनवर्स पे अगर करूंगा तो L पे -1/2 इस पे भी हो जाएगा। चलो, सेकंड नीचे से ऊपर बेटा पहुंच गया तो ये हो गया -1। इसकी यूनिट क्या आ गई? मोल हाफ, मोल की पावर 1/2, लीटर पे -1/2, सेकंड पे -1, ठीक है। समझ में आ गया? इसकी यूनिट नोट करो। मैं आपके सामने एक और स्लाइड लगाता हूं, बहुत इज्जत से नोट करिए इसको फटाफट। आपके सामने मैंने लास्ट स्लाइड लगाया इस लेक्चर का, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजे की स्लाइड है, मजा आने वाला है मेरे भाई। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर आर लेस इन नंबर, मतलब जो ज्यादा ऑर्डर के जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत कम नंबर में क्यों ऐसे हैं, ये पूछा जा रहा है कि व्हाई रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर आर लेस इन नंबर, मतलब जो ज्यादा ऑर्डर के जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत कम नंबर में है, ऐसा क्यों? आपको एक बात पता होना चाहिए मेरे भाई, एक बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी रिएक्शंस होते हैं तो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। तब रिएक्शन होने के लिए अति आवश्यक है कि मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड, उनके बीच में कोलिजन होना चाहिए, उनके बीच में कोलिजन होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, एनी रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अरे भाई, कोई भी रिएक्शन तभी होता है जब उनके मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो। मैं बोला ना आपसे कि कोई भी रिएक्शन तभी होगा जब कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कोलिजन होता है तब रिएक्शन होता है। द चांसेस, ये देखो क्रीम लाइन बोल रहा हूं, द चांसेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू अंडरगो कोलिजन आर लेस।
क्या बोला सर आपने? चांस देखो क्या हो रहा है कि जब ज्यादा नंबर में जब ज्यादा नंबर लिखा ना, द चांसेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है वो ज्यादा हो जाए, जो लार्ज नंबर में मॉलिक्यूल्स हो जाए, तो चांस क्या होता है कि आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करने की जो चांस होती है वो लेस हो जाती है। साइमल्टेनियसली कोलाइड करने की जो चांस होती है वो लेस होती है जब मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं। समझ में आ गया? सो इस वजह से ही मेरे भाई, इस वजह से हायर ऑर्डर आर लेस इन नंबर। समझ में आया? सो रिएक्शंस जो होते हैं हायर ऑर्डर के वो बहुत कम पाए जाते हैं। बस क्रीम लाइन यही आपका है कि जो चांस होता है लार्ज नंबर मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड करने का, साइमल्टेनियसली वो लेस होता है। साइमल्टेनियसली कोलाइड करने के जो चांसेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो लेस नंबर में होने की वजह से मेरे भाई ऐसा होता है कि हायर ऑर्डर के रिएक्शन बहुत कम देखे जाए, बहुत कम नंबर में होते हैं। ये ऐसा बोलना है, ठीक है? एक बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन अपन के पास है, रेट लॉ दिया है उसका। देखो ये रहा रेट लॉ, दिया है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी पे 1/2 लिखा है, ठीक है? कैन द रिएक्शन बी एलिमेंट्री रिएक्शन? एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, एक दिया हुआ है रेट लॉ, आपको यह बताना है कि क्या यह रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं। सबसे पहली बात कि किसी भी रिएक्शन को एलिमेंट्री तब आप बोलेंगे, किसी भी रिएक्शन को एलिमेंट्री तब आप बोलेंगे जब उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बोथ आर इक्वल। सुनो मेरी बात को, किसी भी रिएक्शन को या किसी भी रेट लॉ में, ये को रेट लॉ दिया ना आपको, रेट लॉ, इसको आप तभी बोलोगे, इसको आप एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को पहले समझो कि एलिमेंट्री आप तब बोलते हो। देखो एलिमेंट्री की एक खास बात है, इधर आओ, एलिमेंट्री की एक खास बात है कि उसका मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर बोथ आर सेम। समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात याद रखो, मैंने बताया था आपको कि चीजें अभी मैं मैच करा देता हूं यहां पे। पहले देखो, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। या अभी बताया मैंने कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, जितना उसका ऑर्डर होगा उतना उसका मॉलिक्यूलरिटी होना चाहिए। अभी बोला ना मैंने जस्ट कि कोई भी रिएक्शन है, जितना उसका ऑर्डर होगा वो बराबर होना चाहिए मॉलिक्यूलरिटी के, यही तो होती है। लेकिन यहां पे देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फ्रैक्शनल, क्योंकि यहां पे 1/2 मिल गया ना, तो 1/2 मिलने की वजह से ऑर्डर हो गया फ्रैक्शनल। लेकिन कभी भी मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं होती है, कभी भी मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं होती है। इस वजह से ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इस वजह से ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। अब आप क्या समझे, क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन है? एक्सप्लेन करिए। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। एक आपको रिएक्शन रेट लॉ दिया हुआ है, रेट लॉ दिया गया है और बताना है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं है। आपको मैंने एक बात बताया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन वही होता है जिसका ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बोथ आर सेम, जिसका ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम होता है, वही एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ऑर्डर की एक खास बात होती है कि ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है लेकिन कभी मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं होता। लेकिन यहां पे रेट लॉ में मैंने देखा तो ऑर्डर यहां पे देखने पे आ रहा है कि ये फ्रैक्शनल है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की खास बात है कि वो फ्रैक्शनल नहीं होता। तो जब मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं होते यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। ये पता है कैसे? क्योंकि एलिमेंट्री होने का टर्म एंड कंडीशन है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर बोथ आर सेम। ऑर्डर फ्रैक्शनल में क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जब ये ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर ही नहीं है तो काहे का एलिमेंट्री कहता है कि मेरा ऑर्डर ऑफ ये मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम होने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं? एक बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज है ये। ठीक है, अब मैं साइड हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रीड करोगे तो समझ में आएगा। हो गया मेरे भाई, वेरी गुड। चलो अभी अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, पूरे फुल लेक्चर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।